उत्तर प्रदेश में विशेष डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। सूचना प्रमुख है, वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें 1,42,000 शिक्षा मित्रों के तबादला और मानदेय में मिलने के देरी की वजह से शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्री पीएचडी की आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ पीएचडी प्रवेश के लिए 3 अलग अलग विभाग की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में अगर विभागों की बात करें तो विभाग में 6 लाख संविदा कर्मी के सहारे सभी कार्य चल रहे हैं। साथ ही साथ अब एक महत्वपूर्ण सूचना ड्राइवरिंग लाइसेंस को लेकर आ रही है, जहां पर फैसला लिया गया कि कई बार चालान मिलने पर ड्राइवरिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अब एआई के माध्यम से निगरानी की तैयारी चल रही है। तो विशेष अपडेट है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की प्रमुख खबरों पर पहली बात करें तो आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने इसके लिए 1 से 14 फरवरी तक समय सीमा भी तय कर दी है। कुछ स्कूलों में मंगलवार से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तो कुछ में जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले किसी भी छात्र को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थित होने से छूट नहीं दी जाएगी। परीक्षाएं शुरू होते ही मूल्यांकन अंक रोजाना अपलोड किए जाएंगे। आंतरिक और बाह्य परीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड किए गए हैं या नहीं। 12वीं में बाह्य परीक्षक ही परीक्षा लेंगे। ऐसा न करने पर स्कूल के मूल्यांकन को अमान्य माना जाएगा। नियमों का पालन न करने पर बोर्ड प्रैक्टिकल भी कर सकता है। सभी स्कूलों को सावधानी से बच्चों के अंकों को अपलोड करने का निर्देश पारित कर दिया है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी खबर पर बात करें तो यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है कि अब एआई के माध्यम से हाईटेक कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, जहां पर यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा को लेकर निगरानी की जाएगी। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है अब एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसको लेकर यूपी मुख्यालय में हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित होने जा रहा है, जहां पर बोर्ड के अफसरों ने एक एजेंसी का नाम फाइनल करते हुए शासन से अनुमति मांगी है, जहां पर वित्तीय निविदा खुलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने पहले ही 25 करोड़ रुपए तक की बजट की मंजूरी दे दी है। बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रत्येक केंद्र के स्ट्रांग रूम के सामने लगने वाले सीसीटीवी कैमरे को एआई से लैस किया जाएगा। इसमें स्ट्रांग रूम खुलने का समय, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या समेत दूसरी सूचनाएं फीड की जाएंगी। उसी के आधार पर 24 घंटे निगरानी रहेगी। खास बात यह भी है कि इन सभी स्ट्रांग रूम को यूपी बोर्ड मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। अब तक कंट्रोल रूम बनाने के लिए मंडलों से कंप्यूटर मंगाए जाते हैं और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस भेज दिया जाता है। इसी बजट में बोर्ड मुख्यालय अलग कंप्यूटर लैब तैयार कर रही है। इसका फायदा ये होगा कि बोर्ड के अफसर पूरे साल कभी भी स्कूलों से सीधे जुड़ सकेंगे। ऑनलाइन मीटिंग हो, प्रशिक्षण वगैरह इसी लैब के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना भी है कि एआई से निगरानी के लिए मुख्यालय में अलग से कंप्यूटर लैब बनवाई जाएगी। आपको बता दें 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 8,140 केंद्र बनाए गए हैं और सभी स्ट्रांग रूम को बोर्ड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। तो अब आपको बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता पूर्वक प्रक्रिया अब एआई के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण सूचना ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर आ रही है, जहां पर सूचना है कि योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है कि किसी वाहन को बार बार चालान अगर होता है तो संबंधित व्यक्ति का जो ड्राइवरी लाइसेंस है, संबंधित व्यक्ति का जो परमिट है, उसे निरस्त कर दिया जाए। इस कार्रवाई को फास्टैग से जोड़ा जाए। हादसे रोकने के लिए स्कूल कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मोटरसाइकिलों से ऊंची आवाज करने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर और हार्न भी हटाया जाए। नाबालिगों को ई रिक्शा चलाने पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिए गए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर साल 23 से 25,000 मौतें सड़क हादसे में होती हैं। इससे राष्ट्रीय क्षति भी होती है और सभी जिलों में 5 जनवरी तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक पूरी होने के निर्देश भी दिए हैं और 1575 जिले में यह प्रक्रिया पूरी की जाए। हर माह जिलों में सड़क सुरक्षा की बैठक हो। सीएम ने निर्देशित किया कि जिलों में वो जगह चिन्हित किया जाए जहां हादसे ज़्यादा होते हैं और उसे खत्म करने की कार्य योजना भी बनाई जाए। तो आप सभी के लिए बता दें मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे सीमा पर रोकने का आदेशित भी किए गए। साथ ही साथ मोटरसाइकिलों से ऊंची आवाज करने वाले हार्न और साइलेंसर को हटाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने बैठक में महाकुंभ के ट्रैफिक पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के ड्यूटी में ट्रैफिक कर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहां यातायात व्यवस्था किसी सूरत में खराब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पीआरडी होमगार्ड जवान भी बढ़ाया जाए। साइनेज बोर्ड ऐसे लगाए जाए कि आसानी से दिख सके। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि नागरिकों को जागरूक किया जाए, वो हादसा देकर भागे नहीं बल्कि घायलों की मदद भी करे। इसके अलावा अगर हम बात करें विभागों की, तो विभागों में 6 लाख संविदा कर्मी चल रहे हैं, जिनके सहारे सारा कार्य चल रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी विभागों में 6,12,000 संविदा और आउटसोर्सिंग के सहारे काम चलाया जा रहा है। 2 विभागे बाल विकास पुष्टाहार और स्थानीय निकायों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। बाल विकास पुष्टाहार में 2,88,000 और निकायों में 1,70,000 ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब प्रदेश के 88 विभागों ने एकमात्र कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी है। सभी विभागों की संख्या मिलने के बाद यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला हो सकता है। इसे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लाख प्रयास के बावजूद सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की संख्या अधिकारियों के मनमानी से बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए अस्थायी कर्मियोों की व्यवस्था की है। इसके लिए आयोग और बोर्ड का गठन भी किया गया। इसके दौरान लगातार कर्मियों की भर्ती भी की जा रही है और सरकारी विभाग, स्कूल, निकायों में 17,78,000 के आसपास कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि बहुत जरूरी होने पर समूह ग और घ के पदों पर संविदा कर्मी रखे जाएं। इसके बाद भी उच्च अधिकारी अपने स्तर पर सभी पदों पर संविदा कर्मियों को रख रहे हैं। इससे खराब स्थिति ये बन रही है कि सरकारी विभाग के द्वारा बार बार सूचना मांगे जाने के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, बाल विकास पुष्टाहार में मानदेय 28,000, 2,87,589 में 246 संविदा कर्मी के तौर पर रखे गए हैं और 687 आउटसोर्सिंग के माध्यम से। वहीं नगर विकास विभाग की बात करें तो 24,117 पदों पर 1,45,987 संविदा कर्मी रखे गए हैं। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य में अगर बात करें तो 74,556 के सापेक्ष 15,512 कर्मियों को संविदा के तौर पर रखा गया। वहीं ग्राम विकास विभाग की बात करें तो 39,719 पदों के मानदेय पर 4,454 संविदा कर्मी रखे गए। कुल अगर बात करें तो 2,88,461 पदों पर 1,38,904 कर्मचारी संविदा पर और 1,83,065 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे हैं और इन्हीं के सारे सभी विभागों में कार्य चल रहा है। ये बड़ी अपडेट है विभाग की तरफ से कि लगभग 6 लाख संविदा कर्मियों के सहारे कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पीएचडी प्रवेश की अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभाग ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2024 और 2025 के लिए साक्षात्कार और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया है। वनस्पति विज्ञान विभाग का जो साक्षात्कार है और प्रेजेंटेशन जो है 7 और 8 जनवरी को होने जा रहा है। क्रेट लेवल 1 में सफल उम्मीदवारों को अपने प्रस्तावित शोध विषय पर अधिकतम 8 स्लाइड का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है। रसायन विज्ञान विभाग में 8 से 10 जनवरी तक रसायन विज्ञान और कृषि रसायन के उम्मीदवारों को अपनी शोध रुचियों के विवरण पर आधारित अधिकतम 5 स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर प्रस्तुत करना है। शारीरिक शिक्षा विभाग में 7 जनवरी को प्रस्तुतिकरण होगा। उम्मीदवारों को 10 मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पीएचडी प्रवेश के लिए 3 विभागों की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एकेटीयू के बी.फार्मा प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू होने जा रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू से संबद्ध लगभग 400 बी.फार्मा संस्थानों को 30,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को प्रवेश की काउंसलिंग का जो विस्तृत शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और इसके तहत 4 चरण में जनवरी के अंत महीने तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फार्मेसी प्रवेश को लेकर विद्यार्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, किंतु फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की तरफ से काफी देर तक चली संबंधित प्रक्रिया के कारण काफी वक्त भी लगा। विद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 3 से 5 जनवरी तक चॉइस फिलिंग सीट लॉक की जाएगी और सीट आवंटित 7 जनवरी को किया जाएगा। सीट कॉन्फर्मेशन शुल्क जो है 7 और 8 जनवरी को पूरा किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन विलिगेंस की भी 7 और 8 जनवरी को होगी। दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग 9 से 11 जनवरी, सीट आवंटन 13 जनवरी और ऑनलाइन विलिगेंस 13 और 14 जनवरी को पूरा किया जाएगा। सीट कॉन्फर्मेशन शुल्क और सीट विड्रा 13 और 14 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण की चॉइस फिलिंग 15 से
15 जनवरी को, सीट अलॉटमेंट 17 जनवरी को, सीट कॉन्फर्मेशन शुल्क 17 से 29 जनवरी को और सीट विड्रा भी होगी और साथ ही साथ अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वही कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि चौथे और अंतिम चरण की जो प्रक्रिया है 20 जनवरी को सीट अलॉटमेंट होगा, सीट कन्फर्मेशन शुल्क 20 और 21 जनवरी को होगा और अभ्यर्थियों को सीट आवंटित संस्थान में 22 से 24 जनवरी तक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। अभ्यर्थी काउंसलिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण सूचना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को लेकर आ रही है, जहां पर नए वर्ष में प्री पीएचडी की परीक्षा होने जा रही है। विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, जहां पर विश्वविद्यालय ने आवेदन के लिए ट्रायल पर वेबसाइट कर दिया है, ट्रायल भी वेबसाइट पर कर दिया है, जहां पर विश्वविद्यालय ने 4 वर्षों से प्री पीएचडी की परीक्षा नहीं कराई थी। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर आर.के. सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय खुलते ही सभी विभागों के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की जाएगी, जहां पर प्रवेश परीक्षा के लिए चर्चा की जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षा कराया जाए। 5 से 10 जनवरी के बीच आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी रहेगी। आपको बता दें, 560 सीटों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां पर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर एन.के. झा ने बताया विश्वविद्यालय प्री पीएचडी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। इस बैठक और इसकी कई बार बैठक भी हो चुकी है। सभी विषय को मिलाकर 500 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई है। हालांकि अब विलंब नहीं होगा। इधर पूर्व कुलपति कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ओलांकर ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजते हुए प्री पीएचडी टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। राजभवन से निर्देशित हुआ है। विश्वविद्यालय में इसके लिए कोई पहल न दिखने से छात्रों को परेशानी की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, दरअसल वर्तमान सत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी टेस्ट को लेकर छात्रों में बेचैनी बनी हुई है। राज्य के विश्वविद्यालय में 2 से 3 वर्षों से लंबित है, जिसकी वजह से कई सत्र के जो छात्र हैं पीएचडी करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अंतिम बार 2021 में पीएचडी के लिए नामांकन एंट्रेंस की परीक्षा आयोजित की गई थी और तब से यह परीक्षा नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो उत्तर प्रदेश में, तो 1,42,000 शिक्षा मित्रों के तबादले और मानदेय बढ़ाने को लेकर इंतजार बढ़ ही रहा है। मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव से कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालय के 4,50,000 शिक्षक जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन इन विद्यालय में जो तैनाती पाए हुए लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्र हैं, मूल विद्यालय वापसी यानी कि तबादला और मानदेय बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार लंबे समय से लंबित चल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में जाड़े और गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश पारित हुआ है। पिछले दिनों राजधानी में धरना प्रदर्शन भी हुआ, जहां पर वार्ता में प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ को शिक्षा मित्र के उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के पास विद्यालय आवंटित करने, मानदेय वृद्धि आदि का आश्वासन भी दिया था। मानदेय वृद्धि के लिए शिक्षक विधायकों के साथ बातचीत हुई थी, जहां पर सीएम ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से बिना किसी अनुस्तुति के मानदेय बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था, जबकि वित्त विभाग ने यह कहते हुए फाइल वापस कर दी है कि विभाग ने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है। वित्त विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि जब आर्थिक भार विभाग पर पड़ता है तो वही बताएगा कि मानदेय कितना बढ़ाना है। अब जब विभाग स्पष्ट प्रस्ताव भेजेगा तभी हम इस पर कोई मत दे पाएंगे। जानकारी के अनुसार इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने भी कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है और इसी तरह यह मामला बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग के बीच फंसा हुआ है। आपको बता दें, शिव कुमार शुक्ला जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, उनका कहना है कि हमारी कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई, वार्ता हुई और हर बार सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक मूल विद्यालय वापसी, मानदेय बढ़ाने और किसी भी मांगों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया। इस पर जल्द आदेश जारी किया जाए, इसी प्रकार की मांग भी की गई है। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं डॉक्टर M.K.S. सुंदरम, उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों के तबादले और मूल विद्यालय वापसी से जुड़ा आदेश
जल्द जारी किया जाएगा। मानदेय को लेकर जो भी स्पष्ट प्रस्ताव भेजना है वो भी जल्द भेजा जाएगा। विभाग इस पर तेजी से कार्य कर रहा है और जल्दी शिक्षा मित्रों को इस संबंध में खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में विशेष डॉक्टरों की जल्दी भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन होने जा रहा है और जल्द ही कैबिनेट के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पूरी खबर पर बात करें तो लखनऊ से बड़ी अपडेट है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सक और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फटाफट देख सकती है। इस भर्तियों में होने वाले विलंब की समस्या को दूर करते हुए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन होने जा रहा है। आपको बता दें, मेडिकल बोर्ड का गठन होने से कहीं कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेष चिकित्सकों की जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, दोनों जगह डॉक्टरों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है और विभाग की तरफ से इसके लिए आयोग को अधियाचन भी भेजा जाता है। आयोग पर अधिक काम होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में 6 महीने से अधिक का समय या उससे अधिक भी लग सकता है, लेकिन नए साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े बदलाव की तैयारी भी कर ली है। सूत्रों से अपडेट है कि मेडिकल भर्ती बोर्ड का गसौदा तैयार कर लिया गया है। इस पर सभी संबंधित पक्षों से राय और मशवरा लिया जा रहा है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से न होने के बजाय अब इस आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी, जहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जल्द ही मिल सकेंगे विशेषज्ञ। जो कमी है वो कमी पूरी दूर की जाएगी। आपको बता दें, इस बोर्ड के बनने से चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों विभागों को लाभ मिलेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के तमाम अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी चल रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में भी चिकित्सक शिक्षकों का टोटा लगा हुआ है। हाल ही प्रदेश के 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही स्टाफ के मानक पूरे करने के साथ साथ एनएमसी ने मान्यता भी दी है, जहां पर बोर्ड का गठन होने से इन नीतियों में होने वाली देरी से निजात मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जल्दी बड़े पदों पर आप सभी को भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से संबंधित तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।